डॉक्टर अश्विनी, दर्द की शिकायतें बहुत आम होती हैं और उसमें दर्द हो सकता है, कुछ दर्द जो ऐसे हों बहुत ख़तरनाक हों। और शुरुआत करते हैं सिर दर्द से। बहुत सारे लोगों में सिर दर्द होता है, आम है, कभी खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ, वैसे ही सिर दर्द हो गया। बताएं कि सिर दर्द ये जो जिसे हम आम मानते हैं, ये कभी ख़ास हो सकता है या इस सिर दर्द के पीछे भी कोई ऐसी गंभीर समस्या हो सकती है जिसका निदान सिर्फ आप ढूंढ पाएँ? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सिर दर्द यूजुअली आपका कहना ठीक है, बहुत आम बीमारी है। सर्दियों के मौसम में यूजुअली ज़्यादा कई बार सर्दी जुकाम के साथ सर दर्द हो जाता है, बट सर दर्द के साथ अगर कुछ डेंजर सिग्नल्स हों तब हमें सचेत हो जाना चाहिए और किसी न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। जैसे कि सिर दर्द के साथ वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, आँख के आगे धुंधलापन आना, डबल दिखाई देना, या बहुत तेज़ बुखार आना, शरीर का अकड़ जाना, मिर्गी आना, तान जिसको दौरा कहते हैं, ये सब सिर दर्द के साथ डेंजर सिग्नल्स हैं। और इसके अलावा कभी प्रेगनेंसी में सिर दर्द हो, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, जैसे कि कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है या किसी रेट्रोवायरस जो HIV से ग्रसित है, किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में सिर दर्द होना एक गंभीर लक्षण है। या फिर 10 साल से छोटे बच्चों में सिर दर्द होना, 50 वर्ष की आयु से ऊपर सिर दर्द होना, ये सब सिर दर्द के डेंजर सिग्नल्स माने जाते हैं। तो जब इनमें से कोई भी डेंजर सिग्नल सिर दर्द के साथ आपको है तो एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, आपने जिक्र किया, बच्चों को तो छोड़ देते हैं, कि 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी अगर सिर दर्द कुछ विशेष प्रकार का हो तो ये समस्या हो सकती है। बताएं कि 50 से ऊपर के लोगों में ये सिर दर्द क्या समस्या धारण कर सकता है? आमतौर पर जो माइग्रेन होता है वो इस आयु वर्ग को रेयरली अफेक्ट करता है। जब अगर माइग्रेन जो मोस्ट कॉमन कारण है सर दर्द का न्यूरोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो वो उसकी बिगनिंग थोड़ा अर्ली एज में हो जाता है। बट 50 के ऊपर अगर सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि चोट लगने की वजह से, ट्रिवियल ट्रॉमा जिसको कहते हैं, कि छोटी मोटी चोट को हम जिसको सर पे लगी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस वजह से भी कुछ ब्रेन में जो ब्लड का लीकेज हो सकता है, सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है, तो वो भी एक सिर दर्द का कारण हो सकता है। क्योंकि दूसरा और चीज़ एक है कि 50 के बाद थोड़ी इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बॉडी भी वीन ऑफ होना चालू हो जाती है, तो बॉडी में भी कुछ मतलब रिपेयरिंग के जो हमारा मैकेनिज़म्स हैं वो कम काम करते हैं। तो इसीलिए अगर 50 की आयु के बाद आप पहले से अगर सिर दर्द से ग्रसित नहीं हो और एक्यूट ऑनसेट आपको हेडेक है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोग दर्द के साथ सिर दर्द की शिकायतें करते हैं, या कोई बदन में दूसरा दर्द है उसके साथ सिर दर्द या वॉमिट या उसके साथ डायरिया या बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो ये दर्द और उसके साथ ये जो सिम्टम्स हैं, क्या ये सामान्य होते हैं या इनमें कोई संकेत छिपे हुए हैं? देखिए, माइग्रेन जो पर से है, हेडेक का मतलब सिर्फ माइग्रेन नहीं है। हेडेक का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे डायग्नोसिस बनते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन हेडेक का कारण है वो माइग्रेन है। तो माइग्रेन का जो पेन है वो शोल्डर्स तक या नेक तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है वो भी कई बार सर में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हमें पिछले भाग में महसूस हो सकता है। और सर दर्द, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई डेंजर सिग्नल नहीं है तो किसी भी बीमारी के साथ सर दर्द आपको हमेशा यूजुअली एसोसिएटेड मिलता ही है। डॉक्टर अश्विनी, आपके पास जब सर दर्द के इस तरह के मरीज़ आते हैं तो इनका आप कैसे, पहले तो उसका जो है निदान कैसे करते हैं, और उसके बाद जब कुछ नज़र आता है तो ख़ास तौर पर क्या क्या समस्याएं दिमाग में नज़र आती हैं और उनका क्या क्या फिर उपचार होता है? देखिए, माइग्रेन या पर से किसी भी हेडेक डिसऑर्डर को, जो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि हमें कोई भी सेकेंडरी कारण या जिसमें डेंजर सिग्नल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उनको पहचानने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत यूजुअली आम तौर पर नहीं होती है। वो एक डिटेल्ड थॉरो हिस्ट्री जो आपका डॉक्टर है आपके साथ बैठ के आपसे बातचीत करके कुछ सवालों के जरिए उस हेडेक डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर उसको क्लासिफिकेशन होने के बाद, चूंकि हर सर दर्द का इलाज अलग अलग है, माइग्रेन का अलग है, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया का अलग है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का अलग है, संक्ट का अलग है, तो इस तरह से बहुत सारे हेडेक हैं, तो अलग अलग सर दर्द का अलग अलग उपचार है। बट वो एक थॉरो हिस्ट्री आपका डॉक्टर आपसे बैठ के जो लेता है और उसके बाद फिर कुछ रिलेवेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उससे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं और एक डायग्नोसिस होने के बाद संबंधित जो भी हेडेक का उपचार है वो दिया जाता है। डॉक्टर अश्विनी, दक्षिणी राजस्थान में आपके पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते होंगे जो सर दर्द या इससे जुड़ी हुई समस्या लेकर आते हैं। बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और उनका क्या निदान है और उन्हें कैसे पहचाना जाए?
माइग्रेन सबसे मोस्ट कॉमन जो है हेडेक डिसऑर्डर, माइग्रेन सबसे ज़्यादा कॉमन है। थोड़ा सा रिलेटिवली अनकॉमन माइग्रेन का ही एक वेरिएंट होता है क्रॉनिक माइग्रेन, साथ में मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, जिसमें मरीज जितनी बार सर दर्द होता है उतनी बार दर्द की गोली खाता है। तो ये एक विशियस सर्कल, एक साइकिल बन जाता है कि दर्द की जितनी ज़्यादा आपने गोली खाई उतना ही ज़्यादा सर में दर्द हुआ। तो इसके उपचार के लिए अभी एक लेटेस्ट, यानी जिसे आप उपचार मान रहे हैं वो आपके दर्द का कारण हो गया। बिल्कुल, तो एक साइकिल सर्कल बन गया, जितनी पेन किलर जितना लिया उतना ही सर दर्द। तो इसके लिए अभी एक लेटेस्ट FDA अप्रूव्ड टेक्निक है, USA FDA अप्रूव्ड, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, जो कि मेरे द्वारा GBH हॉस्पिटल बेड़वास में किया जाता है। ये टेक्निक अभी कुछ समय पहले ही अप्रूव की गई है, और जहाँ से हमने न्यूरोलॉजी सीखा है, हमारे गाइड, हमारे गुरु डॉक्टर देवाशीष थे, उन्होंने हमें ये टेक्निक सिखाई है। तो इसका उपयोग मैं बहुत सक्सेसफुली यहाँ कर रहा हूँ, और मोर देन 100 पेशेंट्स आई हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड। जी, इनमें क्या दिक्कतें आती है और ट्रीटमेंट के बाद क्या मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है? देखिए, माइग्रेन का कोई कोर्स नहीं होता है। जैसे हमने समझा कि मलेरिया हुआ, हमने 4 दिन का दवाई लिया मलेरिया का और मलेरिया ठीक, टाइफाइड हुआ 6 दिन का कोर्स लिया, टाइफाइड ठीक। तो कोई पर से कोर्स नहीं है माइग्रेन का। हेडेक मेडिसिन में टारगेट यह है कि हम पेशेंट को एक हेडेक डायरी बनाने को बोलते हैं, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को देखते हैं। तो हेडेक मेडिसिन में टारगेट यह है कि लेस देन 2 टाइम्स इन अ मंथ हेडेक हो, और उसमें माइल्ड वैरायटी का हो, जिसमें आपको पेन किलर ना लेना पड़े। तो जब ये टारगेट अचीव हो जाता है तो ग्रेजुअली जो आपकी दवाइयाँ हैं वो आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के ग्रेजुअली आप कम करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ऐसा मानते हैं, ख़ास तौर पर वे लोग जो सच में माइग्रेन से पीड़ित होते हैं, कि इसका ना तो कोई इलाज है, ना करवाने की ज़रूरत है, और दर्द कई लोगों को इतना ख़तरनाक होता है कि 1 या 2 दिन तक बिल्कुल एकांत में रहते हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकते, अंधेरा चाहिए, रोशनी भी नहीं चाहिए, आवाज़ भी नहीं चाहिए। तो बताएं कि क्या ये मान के चलें कि ये मिथ या ये सच्चाई सही है कि माइग्रेन का कोई भी इलाज नहीं है? ये एक मिसकंसेप्शन है। आम पब्लिक में ये धारणा हो गई है कि सर दर्द का कोई उपचार नहीं है या माइग्रेन का पर से कोई उपचार नहीं है। आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से अगर अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक बनवाते हैं, और रिलेवेंट एग्जामिनेशन के बाद जो एक डायग्नोसिस निकल कर आता है, और आप लगातार संपर्क में रहते हैं, तो इट मे टेक टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, माइग्रेन ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा, बट आपको दवा जो है थोड़ा रेगुलरली खाना है, और एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की देख रेख में आपको जो दवाइयाँ जो लेनी है वो आप अगर लगातार थोड़े कुछ समय तक लेते हैं तो आप हेडेक से बिल्कुल डेफिनेटली निजात पा सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, सर दर्द को थोड़ा सा ख़त्म करते हुए जाते जाते आपसे एक बार दोबारा तमाम श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा आपके ज़रिए कि क्या कौन सा सर दर्द जो है, सर दर्द हालांकि आम है, कौन सा सर दर्द ऐसा हो जिसमें डॉक्टर के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की उनको ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, अगर आपका सर दर्द पूरे 4 घंटे से ज़्यादा चल रहा है, पूरे दिन चल रहा है, साथ में उल्टियाँ हो रही हैं, साथ में आपको कोई मिर्गी, तान, दौरे की शिकायत हो रही है, आँख के आगे धुंधलाहट आ रही है, आँख से डबल दिखाई दे रहा है, और भी साथ में कोई अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, या आपको जो पहले जो सर दर्द होता था उसके मुकाबले इस सर दर्द का जो वैरायटी है वो चेंज हो गया है, जिसको एक्यूट ऑनसेट सेकंड स्प्लिट कहते हैं, तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। हमारे मेहमान हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत अश्विनी। डॉक्टर अश्विनी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सर दर्द की बात की, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और गर्दन और कंधों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को, और ख़ास तौर पर अब जब जिसे मैं प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशनल हैज़र्ड्स मान लीजिए, या प्रोफेशनल सिटिंग या पोस्चर कुछ भी मान लीजिए, इसके चलते बहुत सारे लोगों में आजकल गर्दन और कंधे का दर्द जो है वो आम, और उसके साथ साथ फिर बैक एक भी होता ही है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बैठकर काम करना पड़ता है कंप्यूटर पर, क्योंकि आजकल काम भी जो हो गया है वो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर, बहुत सारी, यहाँ तक कि पढ़ाई भी मोबाइल पर होने लग गई है। तो थोड़ा सा बताएं कि ये कंधे के दर्द और उसके साथ साथ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द, ये किन किन परिस्थितियों में सामान्य है, और अगर दर्द है तो क्या कुछ किया जाए, और क्या क्या मुसीबतें अगर इन्हें हमें टाइम पर डील न करें तो हो सकती हैं? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि आजकल की लाइफस्टाइल है, और अभी तो कोविड में हमने देखा कि बच्चे भी जो हैं उनको भी मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ही लगातार बैठ के पढ़ना पड़ रहा था।
देखिए ये जो कमर दर्द और गर्दन दर्द है, ये पोस्चर रिलेटेड या हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड ज़्यादा है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इससे हम निजात पा सकते हैं। जैसे कि हम बैठते समय जब लगातार बैठना पड़ता है तो एक ही पोस्चर में लगातार ना बैठें, कुछ देर उठ के हम बीच में 15 से 20 सेकंड हम अगर चल लेंगे तो एक पोस्चर रिलेटेड जो है उससे पेन से हम बच सकते हैं। दूसरा ये है कि बैठते समय हमें जो अपना कमर और गर्दन है वो सीधा रख कर बैठना चाहिए, एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना चाहिए। सोने का जो हमारा तरीका है, कुछ लोग हमने देखा है कि पेट के बल सोते हैं, तो ये तरीका गलत है। या तो करवट लेकर सोना चाहिए या पीठ के बल सोना चाहिए। साथ में अगर ये सब सावधानियां आप नहीं रख पाते हैं या रखते हुए भी आपको अगर कमर दर्द या गर्दन दर्द हो गया है तो उसके लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और उसमें यूजुअली ये बहुत कॉमन समस्या है, बट उस अकॉर्डिंगली जैसा आपको हेडेक के लिए बताया, इनमें भी कुछ अगर आपको डेंजर सिग्नल्स हैं तो उसके लिए तुरंत आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान करवाना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी, गर्दन कंधे के दर्द, इसमें डेंजर सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या ये दर्द लगातार है लंबे समय तक, कुछ लोगों में जैसे सालों तक या महीनों तक होता है, तो क्या किसी दूसरी बीमारी का भी संकेत हो सकता है? पर से डेंजर सिग्नल, हाँ मैंने टर्म यूज़ किया, बट वो डेंजर सिग्नल नहीं कहना कि हाँ कुछ सिग्नल्स ऐसे अगर आपको मिलते हैं जैसे कि वो आर्म का पेन या नेक का पेन या बैक का पेन अगर आपके अपर लिम मतलब हाथों में रेडिएट कर रहा है या पैरों में रेडिएट कर रहा है, या साथ में इसके कोई सुन्नपना आपको छा रहा है, या फिर लेटरिन पेशाब करने में कोई रुकावट आ रही है, पेशाब अटक के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, तो इसमें ये दूसरी बीमारियों का एक संकेत हो सकता है। जैसे कि अभी एक बीमारी जो यूजुअली इंडिया में नहीं पाई जाती थी, पर विगत कुछ वर्षों से यहाँ इंडिया में भी बहुत प्रेवलेंट हो रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, उसी का एक दूसरा वेरिएंट है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, जिसमें कमर दर्द, गर्दन दर्द के साथ हाथ पैरों में सुन्नपना, अकड़ाहट आना, लेटरिन पेशाब पर आपका नियंत्रण चला जाना, और साथ ही आँखों में जो है दर्द होना और आँख की रोशनी चला जाना। ये कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य कमर या गर्दन दर्द के साथ यूजुअली नहीं होती हैं। साथ में रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्ट होने की वजह से ही ये बीमारियां हैं। अगर वो सामान्य दर्द है कि छोटा मोटा नस दब जाने की वजह से है तो वो इतना वरीसम नहीं होता है, बट अगर पर से स्पाइनल कॉर्ड की कुछ कंप्रेशन की वजह से वो हो रहा है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, और इस केस में आपको अपने अच्छे डॉक्टर से या एक न्यूरोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करके इसका आप उपचार करवा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, उसमें आपने कहा कोई समस्या हो जिस वजह से भी ये दर्द हो सकता है, तो बताएं कि रीढ़ की हड्डी की समस्या की वजह से ये दर्द हो रहे हैं, ये व्यक्ति कैसे उसकी पहचान करे और उसके बाद निदान के लिए आप तक आना क्या ज़रूरी होगा? देखिए बढ़ती एज के साथ जैसे अक्सर देखा गया है, बहुत सामान्य है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम आपका कम होने लग जाता है, उस वजह से भी ये हड्डी का दर्द हो सकता है। और अगर आपने कुछ एक्यूट स्ट्रेस वहाँ पर दिया तो उसका हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये सामान्यतः पूरी बॉडी की हड्डियों के लिए है, बट रीढ़ की हड्डी के लिए ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज रीढ़ की हड्डी ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम इसका पूरा झुकाव करते हैं, खड़े होते हैं, गर्दन हम चारों तरफ तीनों तरफ घुमा सकते हैं, कमर का भी हम बहुत झुक के उपयोग करते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये वल्नरेबल चीज़ है। तो इसीलिए हमें अगर ऐसा लगता है कि अगर आफ्टर वही सेम हेडेक की तरह अगर बियॉन्ड एज ऑफ 50 ईयर्स, खासतौर पर महिलाओं में अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर ये पता चलता है कि ये दर्द इस वजह से है तो क्या उसका सर्जरी ही एकमात्र उपाय है या आप पेन किलर देंगे या इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट का तरीका है? बिल्कुल, देखिए सर्जरी तो शायद लेस देन 1% लोगों में ही आवश्यक होती है, अदरवाइज मोर देन 98-99% लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन से हम इस पर निजात पा सकते हैं। साथ ही पेन किलर इसमें नहीं देते हैं हम पर से, इसके लिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो वो पेन किलर नहीं है, न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, वो दी जाती हैं, और वो कुछ समय खाने के बाद और साथ में आपको जो कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट बताएगा उससे आप इससे निजात पा सकते हैं, और सर्जरी बहुत कम लोगों में इंडिकेटेड रहती है। लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशंस, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि वे लोग जिनमें ये थोड़ा बहुत दर्द है क्या क्या मॉडिफिकेशंस वे करें जिनके चलते उनको आप तक ना आना पड़े। जी बिल्कुल, एक तो सोते समय तकिया हमें हमेशा पतला लगाना चाहिए, पलंग जो हो हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्लैट, उबड़ खाबड़ ना हो, बम्पी ना हो बेड।
प्रेशर पॉइंट से दब जाए ऐसा गद्दा ना हो, हार्ड फ्लैट बेड हो हमारा सोने का। और झुकने का तरीका थोड़ा हम जो होता है कि महिलाएं आमतौर पर देखा जाता है कि झाड़ू जो होता है वो टेढ़ा होकर और झुक कर लगाती हैं, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख कर लगाया जाए। बैठते समय हम अपने जो कमर व गर्दन है उसको सीधा रख के बैठें, एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठें। तो ये सब कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, खाने में फल और ताज़ा सब्जी हो, हरी सब्जियां हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम इस सर दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द से अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, थोड़ी सी बात कमर दर्द की ज़रूर कर लें। कमर दर्द एक आम समस्या और ख़ास तौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखी गई हैं, और उसे वो इग्नोर भी करती हैं और वो मानती हैं कि सामान्य सी बात है। लेकिन कई कई महिलाओं में और पुरुषों में भी ये कमर का दर्द 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक पूछा जाए तो वो अलग, कभी ज़्यादा होता है, कम होता है, अलग है, लेकिन ये दर्द होता है। ये कमर दर्द किस वजह से, और क्या ये भी गंभीर होता है, और क्या इतने समय तक अगर हम कमर दर्द को चलने दें तो उसके कुछ दूसरे नुकसान भी हमारे शरीर में होते हैं? देखिए, इसको अगर लंबे समय तक अगर कमर दर्द चल रहा है तो उसको हम क्रॉनिक लो बैक एक कह देते हैं। तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हमारा ये रेमिट और अगर वापस होता रहता है, रेमिशन इसका होता रहता है। हमने सावधानी रखी, डाइट अच्छी रखी, लाइफस्टाइल ठीक रखी, तो ये चला जाता है। फिर हमने कोई कमर या गर्दन पे झटका लग गया, कोई भारी वजन उठा लिया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो जिम में जाकर एकदम से हैवी वेट उठा लिया, तो उस वजह से ये एक्यूटली प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर हमने कुछ सावधानी रखी तो वो रेमिट हो जाएगा। अगर लगातार आपका कमर दर्द नहीं चल रहा है, बीच में रेमिशन और ऐसा हो रहा है, तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कुछ हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से ही है। लेकिन अगर कोई लगातार दर्द हो रहा है, आपका पैरों में रेडिएट कर रहा है, साथ में झंझनी आ रही है, पैर में कमजोरी आ रही है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, लेटरिंग पेशाब पे नियंत्रण आपका खो रहा है, तो ये इसमें वापस आपके एक सिग्नल है कि आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। थोड़ा सा ये बताएं कि वे लोग जो कमर दर्द या दूसरे दर्द, ख़ासतौर पर गर्दन या कंधे के दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें भी क्या व्यायाम करना चाहिए, और करें तो कौन सा करें और कितना करें? देखिए, एक्यूट फेज में कभी भी व्यायाम या कोई भी फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड यूजुअली नहीं होती है। थोड़ा सा जब आपका पेन, न्यूरोपैथिक पेन की ड्रग्स से जब थोड़ा सेटल डाउन होता है, तब आपको आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वो एक्सरसाइज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो गया। जितना आपका बॉडी पार्ट अलाउ करता है उतना ही उसको स्ट्रेच करना है। प्लस अगर आपको स्ट्रेचिंग इंक्रीज करना है तो वो स्टेप्स में होगी, ग्रेजुअली होगी, और अंडर किसी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर, या कोई जिसके अंडर योगा गुरु जो होते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि आप स्वतः ही घर पे ही पूरा उसको कर रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी, आपने 2 शब्दों का जिक्र किया। एक तो ये कि दर्द या पेन जो है वो माइग्रेट अगर हाथों में करे, कंधे का दर्द या दूसरा दर्द, और एक ये कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का या कमर का दर्द अगर पाँव में माइग्रेट करे, यानी आपके हाथों और पाँव में भी दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये कुछ दूसरी चीज़ भी हो सकती है। मतलब ये माइग्रेशन किस किस चीज़ का संकेत देता है? ये पेन जो रेडिएट होता है, ये इसको इंडिकेट करता है कि आपका सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक ही सीमित नहीं रह गया, ये रेडिकुलोपैथी हो गया। पूरा जो रेडिकल है, जो नर्व रूट्स से, वहाँ से वो रेडिएट कर रहा है। तो अब ये एक सिग्नल है कि आपको उपचार लेना ही पड़ेगा, और आपको कुछ समय तक जो है उस बॉडी पार्ट को रेस्ट देना पड़ेगा। साथ में पेन रेडिएट होने के साथ में उसमें झंझनाहट होना, चींटी चलना, जलन होना, या कमजोरी आना, पिन चुभोने जैसा दर्द होना, तो ये सारे पेन ये जो है उसके रेडिएट होने के साथ में उसमें ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको ऐसा हो रहा है तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपना डायग्नोसिस बनवाना चाहिए, और डायग्नोसिस बनवाने के बाद ही उपयुक्त जो दवाएं हैं वो दी जाएंगी। पेन किलर लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भय होता है कि जैसे ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिशियन के पास हम दर्द की समस्या लेकर जाएंगे, सबसे पहले वो हमें पेन किलर टिका देगा। नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा एक न्यूरोलॉजिस्ट बैठ के अपने मरीज से थरो हिस्ट्री लेता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, और अगर इफ़ रिक्वायर्ड ज़रूरत है तो इमेजिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको एक इमेज बॉडी का जो है MRI के ज़रिए लिया जाता है। उसमें फिर अकॉर्डिंगली देख के कि क्या पैथोलॉजी है, आपकी क्या अंडरलाइंग चीज़ निकल कर आई है, जो आपने क्लिनिकली एग्जामिन किया, कोरिलेट किया आपने इन्वेस्टिगेशन से, डायग्नोसिस बनाने के बाद फिर अगर ज़रूरत है तो न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ दी जाती हैं। पेन किलर एक्यूट फेज़ में आप 1-2 दिन ले सकते हैं, लेकिन अगर लगातार ज़्यादा पेन किलर कुछ समय तक लिया जाए तो कहते हैं ऐसा है कि पेन किलर्स अफेक्ट किडनी,
मतलब किडनी को अफेक्ट करती हैं, नेफ्रोपैथी कर सकती हैं। डॉक्टर अश्विनी, यहाँ पर थोड़ी सी बात सेल्फ मेडिकेशन की बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम दर्द जिनका हम सर दर्द से लेकर पाँव के दर्द तक जिक्र कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इन तमाम दर्द में व्यक्ति अपने हिसाब से ही या तो सुबह उठते ही या दिन में 2 बार या जब भी उसको दर्द महसूस हो वो पेन किलर लेता है सेल्फ मेडिकेशन से, या खुद ले आता है या उसके शुभचिंतक घर तक पहुंचा देते हैं। और औरतें भी, उनके पति कहते हैं दर्द है तो पेन किलर ले लीजिए। तो ये अपने हिसाब से इन तमाम तरह के दर्दों में, जिनमें सर दर्द भी शामिल है, ये पेन किलर लेना और लगातार लेना क्या सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या किया जाए? देखिए, वंस इन अ वाइल कभी आपको दर्द हुआ तो वंस इन अ वाइल अगर आपने मेडिसिन खरीद के खा लिया तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो ये चिंताजनक है। तब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें एक डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। और बहुत फ्रीक्वेंट पेन किलर खाने से किडनी पर इफ़ेक्ट आता है। साथ ही ये ऐसा भी है कि हमारे इंडिया में जो है मतलब आसानी से हमें पेन किलर खरीदने से मिल जाता है। इतना सुलभ इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति की डॉक्टर तक आसान पहुंच नहीं है। डॉक्टर और हर व्यक्ति खुद डॉक्टर बन भी जाता है। ठीक बात है। और बाकी डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी जो है इंडिया में अभी पूरा इतना फुलफिल नहीं होता है। तो ये एक आम जन की सुविधा के लिए भी है कि सरकार ने अगर ऐसा अलाउ कर रखा है कि आप पेन किलर डायरेक्टली किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीद कर खा सकते हैं, तो वो आम जन की सुविधा के लिए। लेकिन इसका अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको ज़रूरत पड़ रही है पेन किलर खरीद के खाने की, तो निश्चित तौर से आपको एक डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यानी अगर दर्द के इंतहा है तो डॉक्टर तक ज़रूर जाए। डॉक्टर अश्विनी, थोड़ा सा ही बताएं कि बहुत सारे लोगों में कई बार मिर्गी या इस तरह की, या स्ट्रोक इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये क्यों आती हैं और क्या इनका भी इलाज संभव है? देखिए, मिर्गी या तान जो है, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, ये भी एक सामान्य बीमारी है, एक कॉमन बीमारी है। बट लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस इसीलिए नहीं है। लोग उसको भूत प्रेत का साया मानते हैं, ऊपरी हवा का जोर मानते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिर्गी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मिर्गी का मरीज़ जब आपके पास पहुंचता है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये किस प्रकार का सीजर है। बहुत विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के सीजर होते हैं। जनरलाइज सीजर हो सकता है, फोकल सीजर हो सकता है। फोकल सीजर में भी फिर आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। ज़रूरी नहीं है कि हर मिर्गी में व्यक्ति बेहोश ही हो या उसको हाथ पैर झटका ही मारे। फोकल सीजर इम्पेयर्ड अवेयरनेस के साथ हो सकता है, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट से जो संपर्क है वो कट सकता है, या प्रिजर्व्ड अवेयरनेस के साथ भी फोकल सीजर या छोटा। डॉक्टर अश्विनी, इस बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। पहले कॉलर ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। कमल सुहाल का बोल रहा सर, सेक्टर 4 से। हाँ कमल जी, पूछें। डॉक्टर साहब को नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार कमल जी। मैं सर एक हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, और एक बार मेरे को मुर्गी आ गई थी बैठे बैठे चेहरे पे मेरे को, और मुंह में से ब्लड निकल पड़ा। और मैं डॉक्टर संजय गांधी के पास गया, गीतांजलि हॉस्पिटल में। तो वहां जाके फिर मैंने कैसा मेरा इलाज हो, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो ये आखिर मुर्गी की समस्या क्या है और मुर्गी का समाधान क्या है? देखिए, मिर्गी आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उस स्पेसिफिक रीज़न को आप सबसे पहले ढूंढना पड़ता है कि किस वजह से ये दौरा जो है आपको आया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली दवाई डिसाइड होती है। और अगर आपको अनप्रोवोक्ड सीजर है, जो कि एपिलेप्सी की भाषा में नहीं आता है, अगर 2 से कम है, एक ही दौरा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपसे आपका न्यूरोलॉजिस्ट, अच्छा डॉक्टर बैठ के, जो एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बैठ के आपसे बात करेगा, और अकॉर्डिंगली दवाई डिसाइड होती है। और उसके बाद आपको दवाई दी जाती है ताकि आप मिर्गी से या दौरे से फ्री रहें। डॉक्टर अश्विनी, ये मिर्गी या ये दौरा आता क्यों है? क्या दिमाग में ही कोई समस्या होती है, इस वजह से आता है, या दूसरे कारण भी इसमें होते हैं? देखिए, एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज जो होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें अगर एक्सेसिव फायरिंग हो जाए, उस वजह से जो एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, वो उसमें जो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है उसको, वो दौरे या सीजर के रूप में रिफ्लेक्ट करती है। तो दौरे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, विभिन्न प्रकार के दौरे हो सकते हैं, जिसमें पूरा शरीर अकड़ जाना, हाथ पैर पूरा झटके मारना, ये जनरलाइज्ड सीजर हो गया। फोकल सीजर माना कि एक बॉडी पार्ट का, छोटे से बॉडी पार्ट से स्टार्ट होना, और या तो वहीं तक सीमित रह जाना, या फोकल टू बायलेटरल टॉनिक क्लोनिक हो जाना, मतलब कि पूरे शरीर में फैल जाना। यानी किसी एक हिस्से में भी आ सकती है और पूरे शरीर में भी आ सकती है।
और भी मिर्गी के विभिन्न वेरिएंट्स हैं। दौरे के सीजर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जिसमें कि फोकल सीजर में ये भी हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट से संपर्क टूटे या नहीं टूटे, प्रिजर्व्ड अवेयरनेस रहे या आपकी अवेयरनेस भी इम्पेयर हो जाए। जी। तो वो आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपसे हिस्ट्री लेके, और जो जिस व्यक्ति ने आपके दौरे को विटनेस किया है, जिसने आपको देखा है दौरे को, उसको उससे पूछताछ करके, उससे बातचीत करके। डॉक्टर अश्विनी, संक्षेप में ये कहूँ मैं कि आपको मिर्गी आई है, लेकिन वो दौरा किस प्रकार का है ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं देखिए, मिर्गी जैसा बताया आपको बहुत विभिन्न प्रकार की है, तो उसी प्रकार से उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। हर मिर्गी के दौरे में एक ही दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस क्लिनिकली अच्छे से बन गया है और आप इमेजिंग और MRI और EEG के जरिए उसको कोरिलेट करके आपका डायग्नोसिस बन चुका है, तो स्पेसिफिक दौरे के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, वो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में अगर लंबे समय तक लेते हैं तो आप बिल्कुल मिर्गी से डेफिनेटली निजात पा सकते हैं। इसका अर्थ ये माने कि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे फ्रीक्वेंटली या कभी कभार आते हैं तो वो इससे मुक्ति पा सकता है। जी बिल्कुल, मुक्ति पा सकता है आपको, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में थोड़ा सा लंबे समय तक इलाज लेना होता है। दूसरा ये है कि मिर्गी आना कोई एक भूत प्रेत का साया वगैरह वैसा नहीं है, लेकिन मिर्गी की वजह से अगर कोई व्यक्ति दवाई नहीं लेता है तो वो अपना और दूसरे लोगों का बहुत नुकसान कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हैवी वर्क मशीनरी यूज़ करता है, कोई बस ड्राइवर है, कोई ट्रेन चलाता है, और अगर उसको उस समय मिर्गी आ जाता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन भी जोखिम में डाल सकता है। आपको एक फेमस उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा। एक बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स भी मिर्गी से पीड़ित थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल सही रहते समय पर कराया और कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लिया। तो वर्ल्ड के उन्होंने तो बेंचमार्क्स सेट किए हैं जॉन्टी रोड्स ने कि फील्डिंग कैसे की जाए। जी, और कोचिंग भी कर रहे हैं फील्डिंग की। अब तो वे बताएं कि ये मिर्गी किसी व्यक्ति को आ जाए और दुर्भाग्य से वो गिर जाए तो कहीं दूसरी जगह भी चोट लग जाती है, ऐसी स्थिति में क्या क्या बचाव है, और अगर ये चोट कई बार क्या गंभीर भी होती है? जी बिल्कुल, मिर्गी के व्यक्ति को गिरने की वजह से चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, और कई बार दांत के बीच में जीभ आ जाने की वजह से जीभ भी कट जाती है। तो कभी भी ऐसा जूता सूंघाना, चप्पल सूंघाना या उसके साथ खींचतान करना नहीं करना चाहिए। उसका गर्दन और सर एक तरफ मोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति को अगर दौरा आ रहा है उस समय खुला स्थान में उसको रखना चाहिए। हाथ पैर को ज़्यादा खींचना मरोड़ना नहीं चाहिए। कपड़े उसके बदन से थोड़ा ढीले कर देने चाहिए ताकि एयर का जो सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग जो है उसकी प्रॉपर रहे। गर्दन एक तरफ घुमा देनी चाहिए ताकि अगर उसको कुछ उस समय उल्टी जैसा हो रहा हो तो एस्पिरेट ना कर जाए, और उसके तुरंत आपको एक अस्पताल ले जाना चाहिए। और साथ में उसके बाद फिर एक्यूट इमरजेंसी ट्रीट करने के बाद आपको फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रह के अपना उचित रूप से एक दवाइयों का जो है उसको पूरा लेना चाहिए। आँखों के आगे अंधेरा आना, कई लोग सुबह इसकी शिकायत करते हैं, और कई लोगों में कुछ दूसरी समस्याएं भी होती हैं जिस वजह से ये शायद डिजीनेस या आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है या हल्के से चक्कर आ जाते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह इसको ज़्यादा महसूस करते हैं, और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ऐसी भी शिकायतें आती है जिसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जमा हो जाता है, जिस वजह से शायद उनका बैलेंस ही ख़राब होता है। बताएं कि ये तमाम जो चक्कर आना या आँखों के आगे अंधेरा आना, ये तमाम तरह की दिक्कतें, क्या इनका कोई इलाज है या ये गंभीर भी होती हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं इसका जवाब संक्षेप में ही आपको दे पाऊंगा। जो आपने कैल्शियम वाला पार्ट पूछा है उसको मैं पहले बता देता हूँ कि कान में 3 नलियाँ होती हैं। कैल्शियम का क्रिस्टल वहाँ होता है, वो किसी भी रीज़न की वजह से डिसलॉज हो जाता है तो उसमें चक्कर रहते हैं। डिजीनेस जो है, डिजीनेस एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये जो कान के कैल्शियम वाला जो समस्या आपने बताई उसको BPPV कहते हैं, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। तो ट्रू वर्टाइगो जब भी रहेगा, वर्टाइगो जो पर से हम टर्म यूज़ करते हैं, उसमें स्पिनिंग सेंसेशन हमेशा रहेगा, रोटेशन। और डिजीनेस में पर से ऐसा स्पिनिंग सेंसेशन नहीं होता, उसमें हैवीनेस भी हो सकता है, आम भाषा में जिसको हम चक्कर आना कह देते हैं। बट एक न्यूरोलॉजिस्ट जब आपसे बैठ के हिस्ट्री लेता है, आपसे बातचीत करता है, तो उस डिजीनेस को वो क्लासीफाई कर सकता है कि ये ट्रू वर्टाइगो है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, या फिर मीनियर्स डिजीज के कान की बीमारी की वजह से आपको ऐसा आभास हो रहा है, या पर से ब्रेन में कोई तकलीफ है उस वजह से ऐसा आपको चक्कर आने जैसा आभास हो रहा है। तो इसके लिए थरो हिस्ट्री आपकी बैठ के लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूरोलॉजी जो है ब्रांच, उसमें हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हिस्ट्री जो है पेशेंट खुद बताता है या उसके साथ वाला व्यक्ति जो उसके साथ रहता है या जिसने उसकी बीमारी को शुरू से जानता है वो बताता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट डेफिनेटली उस एक अपने मन में हाइपोथेसिस बना के और रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस से उसको कोरिलेट करते हुए एक डायग्नोसिस बनाता है, और अकॉर्डिंगली फिर आपका जो इलाज है वो होता है।
डॉक्टर अश्विनी, चक्कर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और ख़ास तौर पर वे चक्कर जो सुबह आते हैं, और कई लोग कहते हैं कि उनको कभी भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को कभी जैसे सुबह उठे उसके बाद, या महिलाएं ख़ास तौर पर अगर काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं या किचन में कुछ काम कर रही हैं, उस वक्त शिकायत करती हैं मुझे हल्का सा चक्कर आया, मुझे ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगी। ये चक्कर आना किस वजह से होता है और क्या ये भी गंभीर होते हैं? देखिए, क्लिनिकली हमने जो अनुभव किया है कि लोग मिर्गी को भी चक्कर कह देते हैं, पर से माइग्रेन में भी साथ में चक्कर आते हैं। बीपीपीवी जो आपको हमने बताया, कान में कैल्शियम क्रिस्टल हिल जाने की वजह से, उसमें भी चक्कर आते हैं। तो एक पोस्चरल हाइपोटेंशन टर्म होता है कि जैसे हम तुरंत बैठे हैं या लेटे हैं और एकदम से झटके से खड़े हो गए, उसमें भी चक्कर आते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा फिर वापस मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इसको मतलब ब्रॉडली तो हम ये टर्म आपको बताया, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना आपसे बातचीत किए, आपका पूरा अनुभव सुने कि आपने किस वक्त किस अवस्था में कितनी देर का वो चक्कर रहा। इनफैक्ट वर्टाइगो को या डिजीनेस के क्लासिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ वर्टाइगो सेकंड्स के लिए है तो अलग आपका डायग्नोसिस हो गया, कुछ मिनट्स के लिए है तो आपका अलग डायग्नोसिस हो गया, और आवर्स तक भी, कुछ घंटों तक भी अगर ये चक्कर डिजीनेस चल रहा है तो अलग डायग्नोसिस आपका बन जाता है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़, जैसे आंखों के आगे अंधेरा आना भी कहते हैं, तो वो भी क्या गंभीर होती है या वो भी इसी तरह क्लासीफाई होती है? जी बिल्कुल, आंखों के आगे अंधेरा आना एक होता है टीवीओज, ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्क्यूरेशंस, जो कि एक बीमारी है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। मतलब उसको सामान्य भाषा में समझें तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से सरदर्द भी होता है और साथ में कुछ सेकंड्स के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और तुरंत हट जाना। ऐसा ही एक स्ट्रोक का भी एक प्रकार होता है जिसको एमेरेसिस फॉगेक्स कहते हैं, जो हमारे नस जो होती है, जो आर्टरी जो होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो सप्लाई करती है, गले से लेकर सप्लाई होती है, तो वो ब्रेन तक सप्लाई करती है। तो कुछ सेकंड के लिए उसमें उसका फ्लो अगर गड़बड़ हो जाए तो वो आँख के आगे आपका अंधेरा आ जाता है। तो ये स्ट्रोक का भी एक लक्षण हो सकता है, आँख के आगे अंधेरा आना। जी डॉक्टर अश्विनी, जाते जाते तमाम लोग इन परेशानियों से बचे रहें, इसके लिए संक्षेप में क्या सुझाव देंगे? किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए और किसी भी इस चीज़ से बचने के लिए मेरा सब लोगों से हमेशा यही आग्रह रहता है कि आप खुश रहें। खुश रहने से आधी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। उसके साथ साथ आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, व्यायाम करें, अच्छा खान पान लें और क्वालिटी टाइम परिवारजनों के साथ ज़रूर बिताएं। जैसा कि कोविड ने हमें सिखाया है कि परिवारजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से हम खुश रहते हैं और खुश रहने से ही बीमारी आपकी आधी वैसा ही दूर हो जाती है। डॉक्टर निशांत अश्विनी, आपका हृदय से आभार।